ओके, तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से हाफ एन आवर और मे बी लेस। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वंस अगेन, अ प्योर थियोरी चैप्टर, कोई प्रैक्टिकल कोई न्यूमेरिकल इसमें से नहीं बनने वाला। पहले 4 चैप्टर प्योर थ्योरी है, 5वां चैप्टर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अभी हमने पहले चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सीखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड ऑल दैट, यस और नो। फिर उसके बाद हमने सीखा था मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं। फिर हमने सीखा था कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होनी चाहिए। और लास्ट में हमने सीखा था डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद है थोड़ा थोड़ा? चलो अभी एमसीक्यू करेंगे तो और याद हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि वंस वी आर वेल नोन और वेल अवेयर विद व्हाट अ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्यों चाहिए, व्हाई। बिजनेस में इस कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या एप्लीकेशंस होती है, क्लियर है। वंस अगेन अ प्योर थ्योरी, सिर्फ मैं आपको हेडिंग बताऊंगा और उसके अंदर क्या हो सकता है दैट आई विल डिस्कस, नो नीड टू राइट एनीथिंग, क्लियर है। सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे बिजनेस में कैसे हेल्प करती है, जिसका दूसरा मतलब ये भी है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो आइए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन क्या है, बस वो आपको याद करना है। सबसे पहली एप्लीकेशन है, लिखिए मेरे साथ साथ, दैट इज क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉस्ट, ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। क्या मतलब है सर इसका? देखिए, हमने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करा तो स्टार्टिंग में वो कैसा था भाई, लाइक अ रॉ मटेरियल। फिर वो कन्वर्ट हुआ और जब वो तैयार हुआ तो वो किस रूप में दिखाई दिया हमें, फिनिश प्रोडक्ट। तो फ्रॉम द जर्नी ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है बड़ी सारी स्टेजेस से गुजरता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर एक स्टेज को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? और हर स्टेज पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ताकि मैनेजमेंट को ये समझने में आसानी हो जाए कि वो कौन से स्टेज है, वो कौन सा एरिया है जहां हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है ताकि उसे कम किया जा सके, या बहुत कम कॉस्ट आ रही है तो और इंप्रूवमेंट करके उसे और मिनिमम किया जा सके। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सो दैट इज बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसको ऐसे समझो, एक व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक है, बंदा मर गया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप क्या जानना चाहते हो, सर उसका रीजन बताओ, क्या हुआ, किस टाइम डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो आप उसका पोस्टमार्टम करते हो नहीं करते? क्या जानने के लिए? उसकी और इन डेप्थ स्टडी करते हो, एम आई राइट और रॉन्ग, ताकि उस पोस्टमार्टम की हेल्प से हमें क्रिमिनल को, कल्प्रिट को ढूंढने में आसानी हो जाए। क्लियर है? इन द सेम वे मैं आपसे बोलूं जी पेन बना, इसकी 20,000 कॉस्ट आई है, सपोज XYZ, क्लियर है, 20,000 आई है, बात खत्म हो गई। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो 20,000 कॉस्ट है तो बहुत ज्यादा है सपोज, तो वो कौन सा एरिया है जहां कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई है, क्लियर है, ताकि उसे कम किया जाए। इसीलिए हम कॉस्ट को बांटते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और इसी पर हमारा अभी लिखना नहीं है, पहला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है वो इसी में तो डील करता है कि आप कॉस्ट को क्या करो, क्लासीफाई करके दिखाओ। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ सुनना है। पहला, कॉस्ट को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, कॉस्ट को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कॉस्ट को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, कॉस्ट को क्लासीफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या यहां तक क्लियर है?
तो हर एक क्लासिफिकेशन हमें एक इनसाइट देती है कि वो कौन सा एरिया है विच रिक्वायर आवर अटेंशन। क्लियर है? ताकि उससे डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। बोलो बात क्लियर है? तो जब तक बिजनेस को यही नहीं पता होगा कि कौन से एरिया पे कॉस्ट ज्यादा है, कौन से पे कम है, क्या वो उसे कंट्रोल कर पाएगा? कम ऑन, नो। तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमें जानने में कि व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया। क्या यहां तक बात क्लियर है? आपने अपना पूरा चेकअप कराया, फॉर एग्जांपल, मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं, पता चला सर जी किडनी में प्रॉब्लम आई है, गॉड ना करे ऐसा हो, तो बताना कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, सर जो किडनी स्पेशलिस्ट हो। जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट निकलेगा, वरना तो आप जर्नल ट्रीटमेंट करे जाओ, ठीक थोड़ी होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन इसीलिए तो की गई है कि हमें प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चल जाए और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट। तो बस इसी कारणवश हम कॉज को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? जो हमारा 4th चैप्टर है वो पूरा यही है, पूरा 4th चैप्टर यही है, क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ कॉज। क्लियर? किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, सो दैट दे कैन बी प्रॉपरली कंट्रोल एंड मैनेज। क्लियर? और अभी के हैंड टू हैंड याद हो गया कौन सा केस है जो क्लासिफिकेशन में डील करता है? केस 1। पूरे 24 के 24 थे हमारे सिलेबस में, उसकी लिस्ट है वो आपको याद करने पूरे। तो केस 1 डील विद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और क्लासिफिकेशन का ही मतलब सब डिवीजन ही तो होता है। क्लियर? चले आगे। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पहला पर्पस सॉल्व करता है हमारे बिजनेस में, ठीक है जी। दूसरा पर्पस ये मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है जी? लिखते जाइए, कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट। कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है जी। अब सुनिए, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं? यानी अगर मैं पूछूं आपसे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अच्छा, ओवरहेड, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना? क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? हम इसको बोलते हैं, ये हमारे कॉस्ट के एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब हिंदी में बोले तो ये तत्व है जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है। इनको खर्च किए बिना आप किसी प्रोडक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो जी मुझे एक घर बनाना है, तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। बोलो यस और नो? बिना मटेरियल के घर बन जाएगा? अब चाहे वो आप ईंटों का घर बनाए या लकड़ी का बनाए, व्हाटएवर। क्लियर? बनाएगा कौन? लेबर। क्लियर? और वो फ्री में थोड़ी बनाएगी, पैसे लेगी, तो लेबर कॉस्ट। और फिर बस ये दोनों लगेंगे, ईंटें मार्केट से फैक्ट्री तक लाने में। क्लियर है? उस पे जो दुनिया भर के खर्चे होंगे, दे आर कॉल्ड व्हाट? ओवरहेड्स। तो कोई भी प्रोडक्ट इन 3 बेसिक चीजों से बनना शुरू होता है। अब आप सोचो, अगर आपने यही बहुत हाई लेवल पे लगा दी, क्लियर है, बहुत हाई अमाउंट पे लगा दी, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बहुत ऊपर जाएगी। तो इतनी ऊपर जाएगी कि पता चला आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ गया, फिर कोई आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा भाई? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इसीलिए कॉस्ट हमारी हेल्प करती है, एक बिजनेस की हेल्प करती है चीजों को क्या करने में? कंट्रोल। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना। ओके, तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या है? चीजों को कंट्रोल करना। कैलकुलेट करना हमारा काम नहीं है, वो तो हमारे जूनियर करते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? जो क्लैरिकल जॉब में होते हैं, दे डू द कैलकुलेशन। मेन पर्पस कंट्रोल। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, पूरी मेट्रो किसने बनाई? इंजीनियर्स ने। क्या उन्होंने खुद ईंटें उठाई हैं सर पे, खुद मसाला लगाया है? अरे बोलो, उन्होंने एक ईंट भी नहीं उठाई। क्लियर? लेकिन सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे। बोलो, बात क्लियर है? क्योंकि उन्हें पता है कितना मसाला लगना है, कितनी ईंटें लगनी है, कैसे उसे शेप देना है। एम आई राइट और रॉन्ग?
तो वो क्या कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है। काम तो वही बेचारी लेबर करती है जो अंगूठा छाप है। अरे बोलो यस और नो, जिसको कोई गिनती में नहीं पूछा जाता। क्लियर? लेकिन सारा क्रेडिट इंजीनियर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सब इनको मिलता है, क्योंकि असली गाइडलाइंस तो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब फ्लाईओवर बनना है मेट्रो का, तो फ्लाईओवर जो बनेगा उसके लिए जो कहना चाहिए पिलर चाहिए, वो जमीन के कितने नीचे जाएगा, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, क्या उसमें सरिया लगेगा, ये सारा काम कौन करेगा? इंजीनियर। क्लियर है? डिसाइड वो करेगा। करेगा कौन? लेबर, बेचारे मजदूर, अंगूठा छाप, जो रोज दिहाड़ी पे आते हैं 500-600 रुपए। क्लियर है? द सेम रूल अप्लाई टू यू। और तुम मजदूर नहीं हो यार। क्लियर है? यू बिहेव लाइक एन इंजीनियर। क्लियर? तो आपका काम मेन कंपनी में कॉस्ट कंट्रोल करना है। क्लियर है? कैलकुलेशन तो ये सब आपके जूनियर्स करेंगे, क्लर्क करेंगे। मेरी बात क्लियर है? इसलिए हर कंपनी आपको हायर करेगी कि हमारी कॉस्ट कैसे मिनिमम लेवल पर पहुंचाई जा सके, क्योंकि जब कॉस्ट मिनिमम होगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ही आप ज्यादा पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कमा पाओगे। क्लियर हो गई बात? तो हमारा मेन पर्पस जो बिजनेस में कॉस्टिंग किस चीज में हेल्प करती है? कॉस्ट को कंट्रोल करती है। तो ये उसकी बिजनेस एप्लीकेशन से। क्या एक एक लाइन समझ में आ रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, अंदर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ना। इंटर में आएगा, फाउंडेशन में नहीं। सिर्फ याद करना है। तो पहला पॉइंट बताओ जल्दी से, क्या था? क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कितना आसान है। यस और नो? सी, बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी, दैट वन द सी पार्ट। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, पॉलिसी कौन बनाते हैं? सर पॉलिसी मेकर। और वो कौन होते हैं? दे आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन? टॉप लेवल। सारे डिसीजन वही लेते हैं, बट बिना हमारे को इन्वॉल्व करे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जब एक बिजनेस की मीटिंग होती है ना, तो उसके पैनल के अंदर हर फील्ड का एक्सपर्ट बैठा होता है। फाइनेंस का एक्सपर्ट बैठा होगा, मार्केटिंग एक्सपर्ट बैठा होगा। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? हमारा काम क्या है? हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट है, तो हम बैठे होंगे, टैक्स वाले बैठे होंगे, लीगल काउंसिल जो है वो बैठी होगी। इन सब से क्या किया जाएगा? डिसीजंस लिए जाएंगे, हेल्प ली जाएगी, और तब जाकर सही डिसीजन लिया जाएगा। अरे मेरी बात क्लियर है? तो बिना कोई भी बिजनेस की पॉलिसी हम लोगों को इन्वॉल्व किए बिना नहीं बन सकती। यू आर वन ऑफ द पैनलिस्ट इन द फील्ड ऑफ योर कंपनी। क्या मेरी बात क्लियर है? और आपसे किस चीज से रिलेटेड ओपिनियन पूछी जाएगी? कॉस्ट से रिलेटेड। फाइनेंस वाले से क्या पूछी जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड। वो कौन होते हैं? वो एमबीए फाइनेंस होते हैं, जो आईआईएम से होके आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये सारे एक्सपर्ट होते हैं, हर एक से उनकी ओपिनियन ली जाती है, और फिर उसको कंसीडर करके वी कम अप विद द सॉलिड पॉलिसी। क्लियर है कि अगर हम इसे लागू करें तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस पॉलिसीज को बनाने में और उसे इंप्लीमेंट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्या यहां तक क्लियर है? बिना उसके नहीं हो सकता। क्लियर? जब सारी चीजें सही होंगी तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको किसी पार्टी में जाना है तो बस ड्रेस के साथ हेयर भी चाहिए सर, एम आई राइट और रॉन्ग? ज्वेलरी भी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेकअप भी चाहिए। क्लियर? शूज भी चाहिए। क्लियर और नॉट? बताओ, जब सारी चीजें परफेक्ट होंगी देन यू लुक गुड। क्लियर? अब यही बॉयज की बात करूं तो भाई शेव करके जाओ, कलर करके जाओ। क्लियर? वाइटनेस ना दिखे जो दिख रही होगी आज। क्लियर है? ये नया लुक है भाई, पेपर एंड सॉल्ट कहते हैं इसे, समझोगे थोड़े टाइम में। अरे बोलो, बात क्लियर है? आप सिर्फ ऊपर अच्छी टी शर्ट पहन के चले गए तो लुक तो खराब आएगा ना। अच्छे शूज भी चाहिए, ट्राउजर भी चाहिए, वॉच चाहिए। क्लियर? हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। सारी चीजों के बाद यू लुक बेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर? जो हम टीवी पे देखते हैं, हीरो यार क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या बॉडी बिल्डर लग रहा है, देखते हैं सब, तो क्या सिर्फ एक एरिया पे काम होता है? सर ओवरऑल होता है। क्लियर? कहीं भी एग्जाम्पल ले लो, कोई घर बनना है, ईंटों से घर बना दिया, दीवारें खत्म, बस चलो हो गया।
जितने में घर बनता है ना उसका डबल खर्च होता है उसके इंटीरियर डेकोरेशन पे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब तक वो नहीं होगा आपका घर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हम एक पार्ट है, हम वन ऑफ द पिलर हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर एक भी पिलर हटा दिया जाए ना तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हर बिजनेस पॉलिसी में हेल्प करती है। क्या यहाँ तक क्लियर है? वो हमारे बिना कोई बिजनेस पॉलिसी ना तो बन सकती है ना ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सकती है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो ये उसकी तीसरी एप्लीकेशन, याद रहेगी बात? ओके, बस ये याद करना है, ज्यादा नहीं टेंशन लेनी। फाउंडेशन तो बने ही पास होने के लिए। हम कहते हैं जो फाउंडेशन में भी फेल हो जाए वो पूजनी है, उसे पूजो फिर, क्योंकि फाउंडेशन में रुक गया तो इंटर और फाइनल तक तो फिनिश ही हो जाएगा। क्लियर है? चौथा बजटिंग। चौथा क्या है? बजटिंग में आपसे बार बार कह रहा हूं एस्टिमेट। क्या हमसे पूछा मीटिंग के अंदर, जी हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बताओ कितना खर्चा आएगा? क्लियर है? आप अपनी ओपिनियन दो, आपने ओपिनियन दे दी, फिर मैनेजमेंट बोलेगा अब इसका डिटेल्ड सारी डिटेल लेकर आओ। क्लियर है? कितने ओवरहेड लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कहां से कॉस्ट बच सकती है। तो इन सब के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? बजट। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जब तक आप बजट नहीं बनाओगे, क्लियर, और मैनेजमेंट को हैंड ओवर नहीं करोगे, तब तक कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बजट है क्या? CIMA लंदन डिफाइन करता, बजट इज अ क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepare and approve prior to the definite period of time of the policies to be pursued in future for the purpose of attaining the organizational goal. That is the definition of budget. समझ तो नहीं आई होगी? अरे बोलो, क्लियर? आ जाएगा, आ जाएगा। तो बजट क्या है? एक एस्टिमेट है। इसमें फाइनेंस भी होता है और इसमें क्वांटिटी भी होती है, वो सब आपको बतानी पड़ती है। इसमें वो पॉलिसीज भी होती हैं जो आप फ्यूचर में फॉलो करोगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य हमें प्राप्त हो सके। बजट फ्यूचर के लिए बनता है, पास के लिए थोड़ी बनता है। बोलो क्लियर? पास तो हो गया, हाँ, कहा जाता है अंग्रेजी में बरी द पास्ट। भाई जो गुजर गया उसको दफन करो, उसे खत्म करो। उसको रोते रहोगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब हो जाएंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? वर्क फॉर द फ्यूचर। क्लियर है? तो बजट हमेशा किसके लिए बनता है? आने वाले समय के लिए। और समय से पहले पता चला कल तुम्हारा एग्जाम है, आज सोच रहा है किताबें तो खोल लूं, क्या क्या आएगा, हो जाओगे पास? नहीं, हमारे फाउंडेशन में, फाइनल में, इंटर में हम कहते हैं 0% लक, 100% हार्ड वर्क। और हमारे CMA में इंटेलिजेंट बच्चे बुरी तरह फेल होते हैं, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, ऑल्दो वो होते नहीं। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू? हार्ड वर्किंग। क्या? हार्ड वर्किंग। क्लियर है? तो हार्ड वर्किंग बनिए, इंटेलिजेंस तो झक मार के आएगी। नहीं आया मेरी बात समझ में? क्लियर है? हार्ड वर्किंग किसे बोलेंगे सर? बाहर जाके पत्थर ईंटें उठाना शुरू कर दूं, रिक्शा खींच लूं? हार्ड वर्किंग नहीं। रिवीजन करिए। क्या करिए? एक टॉपिक को 4 बार 5 बार पढ़िए। जितना ज्यादा रिवीजन उतने ज्यादा क्लोज आप पास होने के, और जितना कम रिवीजन आगे मैं बोलूंगा नहीं। समझ में आ गई बात? तो डू रिवीजन एज हार्ड एज यू कैन। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अगला टॉपिक था हमारा बजट। भैया बजट बनाओ, उससे ही सही आइडिया मिलेगा, सही पिक्चर मिलेगी कि हमारा कितना खर्चा इस काम में हो सकता है। फिर स्टेप लो कि उसे कैसे कम से कम करें। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, 5वां स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। अगला क्या है जी? स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? मापदंड। क्या? a yardstick, a touchstone, they are called what? Standard, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जज की जाती है। बात क्लियर है? हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड सेट करा, हर पेपर में 40 मार्क्स, एग्रीगेट 50%। बोलो, अब अगर ये स्टैंडर्ड ही नहीं होता तो कैसे पता चलता कौन स्टूडेंट पास हो रहा है और कौन फेल हो रहा है?
किसको हम रैंक पर भेजें और कोई नॉर्मल हो, क्या पॉसिबल है? तो स्टैंडर्ड क्या करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद उसे सारे स्टैंडर्ड से गुजारा जाता है। अगर वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है तो फिर वो गुड प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, अदरवाइज हम उसे लॉन्च नहीं कर सकते अगर उसने एक भी मापदंड तोड़ दिया। मेरी बात क्लियर है? तो स्टैंडर्ड इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता मेजर की जा सके। मेरी बात क्लियर है? जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, एक कार कंपनी है और ये होगा आगे, उसने पूरी कार बना दी। जानते हो अब क्या होता है, सामने एक लोहे का बहुत बड़ा सा पीस रखा जाता है, थोड़े पहाड़ इस टेबल के बराबर, फिर उस कार को स्पीड से भेजा जाता है और वो उसे इससे टकरा दिया जाता है, डैश, पूरी नई कार चमचमाती हुई। क्लियर है? क्यों करते हैं ऐसा, कोई बताएगा? टू सी द डैमेज, टू सी कि कार एक्सीडेंट होने पर कितना डैमेज हो रही है। कहीं पता चला ये डैमेज इतना तो नहीं है कि ड्राइवर के लिए फैटल हो, कि भाई कार में जो लोग बैठे हैं क्या वो मर जाएंगे छोटे से एक्सीडेंट से, या उनके बचने की संभावना है। तो ये पूरा स्टैंडर्ड होता है। क्लियर? और ऐसे एक कार के साथ नहीं होता, बार बार कंपनी पूरी नई कार बनाती है और फिर उसे एकदम टकरा देती है तेज स्पीड से। अंदर ड्राइवर नहीं बैठा होता, डोंट वरी, वो मशीन से भेजते बहुत तेज स्पीड से। क्लियर है? ताकि वो जज कर सके कि एक्सीडेंट होने के बाद कार कितनी डैमेज होगी और जो लोग अंदर बैठे हैं वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसका एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि भाई 80% अगर कार डैमेज हो रही है तो मतलब बेकार है ये कार, बंदे बचेंगे नहीं। अगर 40-50% डैमेज हो, देखो एक्सीडेंट होगा तो डैमेज तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुपर कार है कि डैमेज ही ना हो। बस उसका डैमेज परसेंटेज बस निकाली जाती है और एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। अगर इस परसेंटेज में या उससे कम डैमेज है तो ठीक है, कार मार्केट में लॉन्च करो, और अगर उससे ज्यादा है तो इसको पहले और इम्प्रूव करो, वरना थोड़ा सा एक्सीडेंट होगा और बंदा गया। बोलो जी, बात क्लियर है? और फिर अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो बड़ा दिक्कत होगा। जैसे बाइक के बारे में कहा जाता है KTM, नाम सुना है? सुना है ना? ये कहा जाता है सबसे ज्यादा मौतें आज तक बाइकर्स की कौन सी गाड़ी पे हुई है? KTM पे हुई है। बोलो जी, बात क्लियर? मौत तो कभी भी हो सकती है, पता चला एक सीढ़ी से गिरा और बंदा मर गया तो उसको आप क्या बोलेंगे। लेकिन जो डैमेज कंट्रोल है वो क्या कहता है कि जो KTM बाइक है ना, वो एक तो स्पीड इतनी ज्यादा है उसके अंदर, क्लियर, और मटेरियल बड़ी पतली सी स्लिम सी बाइक है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है आपकी डेथ होने के। क्लियर है? तो ऐसा कुछ रूल बनाए जाते हैं कि भाई ये लॉन्च होगी नहीं होगी, क्या होगा एंड ऑल दैट। भाई इसी को बोलते हैं क्या। और मैंने एक एग्जांपल ली एक प्रोडक्ट की, ये हर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोका कोला, पेप्सी, क्या होता है उसमें? पेस्टिसाइड्स। अरे बोलो यस और नो? उनकी एक परसेंटेज फिक्स होती है कि अगर इससे ज्यादा फिक्स करा तो बंदे मर सकते हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इतना अलाउ करो ताकि प्रिजर्वेटिव्स वो खराब ना हो, वो खराब ना हो। खराब ना होने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ेंगे आपको। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? केमिकल्स ही तो होते हैं। तो उसकी एक परसेंटेज, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। अगर इससे ज्यादा पाया जा रहा है तो समझ लो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। लगातार पियोगे तो किडनी, लीवर, हार्ट सब फेल हो जाएगा। तो ये हर जगह होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, अदरवाइज आप अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च नहीं कर सकते। और ये काम करता कौन है? कॉस्टिंग वो स्टैंडर्ड सेट करती है ताकि प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को नापा जा सके। आ गया समझ में? ये सारे काम आप ही को करने, अभी नहीं, फ्यूचर में। ठीक है जी, चलिए। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। अगला क्या है? बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। हाँ जी, अब बचपन से ना आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया। किसने करा है? इको वालों ने। क्या बोला? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स आर लिमिटेड। मैंने भी इको पढ़ी है यार। यस और नो?
बोलो ये सुना है या नहीं सुना? इसका मतलब समझाओ मुझे। हमारी इच्छाएं असीमित है, वो उनको पूरा करने के संसाधन लिमिटेड है। क्लियर? कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास अनलिमिटेड संसाधन है। हम अपनी एक कल्पना करते हैं यार मुकेश अंबानी के पास, अडानी के पास तो अनलिमिटेड होगा। उनसे पूछो वो भी जाके क्या सोचते होंगे, थोड़ा और पैसा आ जाता तो ये वाला कंट्री खरीद लेते, ये आइलैंड खरीद लेते। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसी उनकी भी बड़ी सारी इच्छाएं होंगी जो आज तक वो पूरी नहीं कर पाए। क्लियर है? क्योंकि आपको इसी तरह जीवन जीना है। जीवन बनाया ऐसे गया है कि जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के संसाधन लिमिटेड। हम शोरूम में जाते हैं, बढ़िया से विंडो शॉपिंग करते हैं, समझता है ना विंडो शॉपिंग क्या होती है? लेते नहीं, बस देखते हैं, वाह बहुत बढ़िया है यार। एम आई राइट और रॉन्ग? ज्वेलरी देखते हैं, बहुत बढ़िया, बराबर में गाना बज रहा होता है, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर हमने इसको समझाया कि अभी पैसे नहीं है। अरे बोलो यस और नो? कल को जब होंगे तब लेंगे, और वो कभी होंगे ही नहीं। जितने होंगे उतने कम लगते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि जब आपका इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेटली आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। ये सब इको में पढ़ा है ना आपने, वो किसी पिटी बातें करते रहते हैं। क्लियर? हाँ यही होता है, और उसमें है ही क्या। तो अब सवाल ये उठता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? सुनिए, वो ये कहती है हर कंपनी इस समस्या से दो चार होती है, क्या कि जो साधन है ना वो सीमित है। क्लियर है? अब वो साधन में क्या आ गया? रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, कैश आ गया। क्लियर? तो फिर क्या करना है? जैसे हम सब ने सीख लिया यार, जो साधन सीमित होते हो उसी से आप इंजॉय करते हो, उसी में खुश हो जाते हो। अरे बोलो हाँ या ना? आज आपके पास नॉर्मल फोन है, उम्मीद है कि एक दिन आईफोन भी लेंगे। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो अच्छी बात है। तो जो फोन आपके पास है रोज देख के उसे गुस्सा आता है? अरे बोलो, रोज बीपी हाई हो जाता है? नहीं नहीं, आप उसी में खुश हो जाते हो। चलो यार नया फोन तो मिल गया, इसमें व्हाट्सएप अच्छा चल रहा है, इंस्टा फेसबुक बढ़िया चल रहा है, कैमरा भी ओके है, और क्या चाहिए? क्लियर और नॉट? तो आप उसी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो। बोलो जी, बात क्लियर है? बॉयज की बात करूं तो 250 रुपए की टी शर्ट, 500 की जीन्स, लो जी लड़का तैयार। क्या है उसे ये थोड़ी गम है कि काश मैं फेंडी की टी शर्ट खरीद पाता, शैनल की खरीद पाता, शुरुआती होती है 50,000 से 60,000 से। काश मैं गुची अरमानी के ओरिजिनल शूज पहन पाता, शुरुआती होती है 1.5 लाख रुपए से। अरे बोलो, बात क्लियर है? आप नहीं सोचते, जब नई चीज आती है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं, यही ह्यूमन नेचर है। क्लियर? बात क्लियर? मैंने ये वॉच पहन रखी है टाइटन की, क्लियर? ज्यादा नहीं, मैंने 20,000 की ली थी। अब मैं इसको देख देख के दुख मनाऊं, यार हार्दिक पांड्या 7 करोड़ की वॉच पहना हुआ था। बोलो, तो वो पहन सकता है भाई, मैं थोड़ी पहन सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? शाहरुख खान 20-20 करोड़ की घड़ियां पहनता है, वो पहन सकता है, मैं थोड़ी पहन सकता हूँ। तो क्या मैं इसको देख के गुस्सा होता रहूं? अरे बोलो नहीं, बस बात खत्म हो गई। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसी से खुश हो जाते हैं। बस कंपनी भी यही कहती है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी यही कहती है कि आपके पास जो लिमिटेड संसाधन है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में क्या करिए? यूज कीजिए, और उससे मैक्सिमम गेन प्राप्त कर लीजिए। क्या प्राप्त कर लीजिए? मैक्सिमम गेन, जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? व्हाट इज यूटिलिटी? सेटिस्फैक्शन। एम आई राइट और रॉन्ग? तो बस यही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाती है। आगे चल के आप पढ़ोगे, हम इसे कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं की फैक्टर। क्या बोलते हैं? यू लर्न इन फाइनल एंड इंटर एंड फाइनल के लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना क्या कहलाता है? की फैक्टर मैनेजमेंट। क्लियर है? आगे चल के पढ़ोगे। जल्दी बताओ, पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल। अगर आप ऐसा ना करो तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए भी बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो आपके पास है उसी में खुश रहो, दूसरे के पास है ये सोच सोच के दुखी मत हो। क्लियर? तो हर कंपनी का नियम है कि जितने संसाधन है उसे बेस्ट वे में यूज करो ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ किया जा सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट, खुश हो जाओ, चैप्टर खत्म। प्राइस डिटर्मिनेशन।
चैप्टर खत्म, इतना छोटा सा चैप्टर रखा है ये वाला। सेकंड, मैं बार बार बता रहा हूं, सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यार बिना कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़े सेलिंग प्राइस आ ही नहीं सकता, और सेलिंग प्राइस के बिना कोई प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च ही नहीं हो सकता। ये हो सकता है तो बताओ। तो बस कौन हेल्प करता है हमारी? कॉस्टिंग हेल्प करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हर जगह एक कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए। कोई भी कंपनी बिना कॉस्ट अकाउंटेंट के काम नहीं कर सकती। आर यू गाइस गेटिंग मी? क्योंकि जब तक उसे अपने प्रोडक्ट की सही कॉस्ट नहीं मिलेगी, वो सही सेलिंग प्राइस बाजार में लॉन्च ही नहीं कर सकते। और अगर आप रॉन्ग सेलिंग प्राइस के साथ मार्केट में उतरे तो पहले तो आपका मार्जिन नहीं वो मिलेगा जो आपने सोचा है, दूसरा आपके लिए मार्केट में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कोर नेक टू नेक कंपटीशन चलता है मार्केट में। आप खुद जानते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक नहीं 1000 कंपनीज है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं मैं अगर कंज्यूमर हूं तो मैं वो प्रोडक्ट क्यों खरीदूं जो आप मुझ बना रहे हो, मैं वो क्यों ना खरीदूं जो कंपनी वाई बना रही है। क्लियर है ना? तो सबसे पहला रूल सेलिंग प्राइस, और बिना कॉस्ट के सेलिंग प्राइस संभव नहीं है। तो इट्स ओवर, खत्म हो गया जी ये चैप्टर। जल्दी बोलो, याद रहेगा? तो ये है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्लीकेशन इन बिजनेस। पहला बोलिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बेस्ट यूज ऑफ वेरी गुड। एग्जाम तक याद रहेगा, एग्जाम के बाद भूल जाना, फिर कौन परवाह करता है यार। बोलो यहां तक क्लियर है? चलिए, 2 चैप्टर सक्सेसफुली खत्म। कितना आसान है। वेट, चलिए आइए थर्ड चैप्टर पे आते हैं। मूव टू द थर्ड चैप्टर। जल्दी जल्दी गाइस, मुझे पता है 4 चैप्टर थ्योरी है, बोरियत होगी भैया। 30 नंबर है, झेलना तो पड़ेगा। कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स हैं, तो उसके बिना कोई चारा नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉमा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। यह हमारा चैप्टर नंबर 3 है। क्या है जी चैप्टर नंबर 3? कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉमा कॉस्ट सेंटर, कॉमा कॉस्ट यूनिट एंड व्हाट? कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है जी। अब आइए सर, आप पहला तो हमें सिखा ही चुके हो, दोबारा पूछ रहा है इंस्टीट्यूट। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बताना। सीआईए मैंने क्या डिफाइन किया था? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, वेदर एक्चुअल और नोशनल, रिलेटिंग टू एनीथिंग। एंड फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज ए वर्ब, नॉट एज ए नाउन। क्लियर? नाउन मतलब लागत, कॉस्ट खत्म। हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए लागत निकालना कॉस्ट है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये है कॉस्ट की डेफिनेशन, जो दोबारा हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप लोग जानो, तो जान ली फिर से। तो अकॉर्डिंग टू सीआईएमए लंदन, कॉस्ट मीन्स एन एक्सपेंडिचर वेदर एक्चुअल और नोशनल रिलेटिंग टू एनीथिंग, एंड कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज ए वर्ब। क्लियर फॉर अस? आम लोगों के लिए कॉस्ट एक नाउन है, बट सीएमए एस्पिरेंट के लिए या क्वालिफाइड सीएमए के लिए कॉस्ट एज ए वर्ब है। बोलो जी, बात क्लियर है? अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए सम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके साथ डिस्कस होने जरूरी है। हेडिंग डालिए सम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। उसमें पहला आता है आउट ऑफ
पॉकेट कॉस्ट। हाँ जी, क्या आता है पहला? कॉस्ट। इसका मतलब होता है, शॉर्ट में याद करना है बस, इन्वॉल्व कैश पेमेंट। जिस तरह मैं लिखा हूं बस ऐसे याद करो, इन्वॉल्व कैश पेमेंट, इन्वॉल्व कैश पेमेंट। हाँ जी, अब देखो कितना आसान है, इससे नाम से ही समझ जाओगे आप। आउट ऑफ पॉकेट, बाजार में गए, मार्केट में गए, मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, चलो खा लिए। अब वो क्या बोलेगा? पैसे दो। बोले अज्यूम कर लो, दे दिया। बोले अज्यूम कर लिया, दे दिया। बताओ आगे क्या होगा? आप समझदार हो। क्या करना पड़ेगा? जेब से पैसा निकाल कर उसे पे करना पड़ेगा। अब ये मत कहना सर यूपीआई कर रहे हैं हम कौन सा जेब से पे कर रहा है, बट वो जा तो बैंक से रहा है ना, खत्म हो गई बात। वो कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कहलाती है विच इन्वॉल्व एक्चुअल कैश पेमेंट। जब आपकी जेब से क्या जाएगा? एक्चुअल में कैश जाएगा। अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो आउट ऑफ पॉकेट नहीं है। बोलो कितना आसान सा नियम है, खत्म हो गया भाई। यही है फाउंडेशन को हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनाया है। मतलब बस बच्चे तुम जब आओ ना इंटर में, तो तुम कॉस्ट से अनफेमिलियर ना हो, बस ये रखा है। क्या याद है? क्लियर? साथ में लिखा है जब इंटर में आओगे तो हम तुम्हारा तेल तो वहां निकालेंगे। क्लियर है? तो बहुत जबरदस्त, बहुत कहना चाहिए एक्सटेंडेड लेवल पर है इंटर में कॉस्ट। 100 मार्क्स का पेपर, बहुत डिटेल्ड, सारी डिटेल है नो डाउट, बट मैं कॉस्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है तो मैं इसलिए उसी की बात करता हूँ हमेशा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? तो व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? विच इन्वॉल्व एक्चुअल कैश पेमेंट। अगर कैश नहीं जा रहा, अब कैश में सारी चीजें आ जाती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आ जाता है। तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? देखो कितना आसानी से याद कर लिया तुमने। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, ये इको में भी पढ़ी होगी। नेक्स्ट, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। भाई कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो आपने खो दिया ना, वो आपकी कॉस्ट है। क्लियर हो गई बात? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं। आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। दोनों प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। आपकी जेब में भी 2 ही लाख रुपए हैं, मुझे पता अभी तो नहीं होंगे। प्रोजेक्ट ए में 2 लाख लगाओगे 10,000 कमा के देगा, प्रोजेक्ट बी में 2 लाख लगाओगे 15,000 कमा। अब मैं एक फूलिश सा क्वेश्चन पूछ लूं, मूर्खता वाला, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे? ये तो उन लाला जी को भी पता है जो अंगूठा छाप है, वहां उनकी इंसल्ट मत करो, वो बहुत रिच है। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे जैसे पता नहीं कितने सीएम है उनकी कंपनी में, उनकी फैक्ट्री में होते हैं, भले उन्हें खुद कुछ नहीं आता। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट मनी। और हमारे सर कहा करते थे, बताओ पुनीत, लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? शेर? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। हाँ, तो हमारे सर कहा करते थे कि लक्ष्मी जो है ना, वो उल्लू के पास होती है। नहीं आया समझ में? मतलब पैसा जो है ना, वो किसके पास ज्यादा होता है? उल्लुओं के पास ज्यादा होता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए पैसा बस उतना हो जो हमारी आवश्यकता है पूरी कर सके। बड़ी ये किताबी बात है, इनको कोई सीरियस मत हो जाना। ऐसा कुछ नहीं, हर एक को क्या चाहिए? पैसा हो चाहे जैसा हो, है ना? क्लियर है? चाहे वो दो ब्लैक मनी हो के वाइट हो, पैसे होना चाहिए। आज की दुनिया ऐसी में भाग रही है। क्या यहाँ तक बात क्लियर? तो अगर मैं आपसे एक बेवकूफ़ी का सवाल करूं, बताओ किस में पैसे लगाओगे? यार हर बंदा यही बोलेगा। क्लियर और नॉट? तो सोचो, ये जो 10,000 रुपए तुम कमा सकते थे पर नहीं कमा पाए, क्यों? क्योंकि तुमने उससे बेटर चुना। आ गई बात समझ में? तो इसलिए ये 10,000 क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है? बेस्ट अल्टरनेटिव पाने के लिए जिसको तुमने छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी तुमने पूरा फोकस सीएमए पे करा,
तुमने सीए छोड़ दिया, तुम सीए भी बन सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग? बट सीएमए के लिए तुमने सीए छोड़ दिया, तो सीए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा दूसरी बात, ये सिर्फ अज्यूम कॉस्ट होती है। क्या होती है? बट रियल में क्या मैं बोलूं 10,000 रुपए खर्च हुए तुम्हारे? नहीं सर, कहाँ खर्च हुए? और ये केवल कहाँ यूज होती है? इन डिसीजन मेकिंग। कहा? डिसीजन मेकिंग में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केवल क्या है? एक अज्यूम कॉस्ट है। किसी भी कॉस्ट रिकॉर्ड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती, ये केवल वहां यूज होती है जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। बोलो, बात याद रहेगी? तो द कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज नोन एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतना याद रहेगा? कम ऑन, दैट्स गुड। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, देखते हैं कौन बताएगा। संक कॉस्ट, एब्सोल्युटली राइट। संक कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? द कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। सर ये वो कॉस्ट है जो पहले ही खर्च हो चुकी है, इसीलिए हम इसको एक नाम और देते हैं। बिल्कुल सही, इररेलेवेंट कॉस्ट। और इररेलेवेंट कॉस्ट का क्या मतलब है? नॉट यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। ये कभी भी डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होती। क्लियर? सो दैट इज नोन एज व्हाट? संक कॉस्ट। ये बातें याद रखनी है, इन्हीं बातों पे सवाल आएगा कि संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट। और ये कभी भी डिसीजन मेकिंग में, और इसका मतलब भी जानो, ये वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी खर्च हो चुकी है। और जो कॉस्ट खर्च हो गई है उसके बाद आप कोई डिसीजन लो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? सच अ कॉस्ट कॉल्ड संक कॉस्ट। चलिए, डी आता है गाइस, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट, आपने पहले ये नाम नहीं सुने होंगे। इसको हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट्स। डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। अब देखिए भाई, इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब अज्यूम कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, और इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं होती। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस और नो? अब देखो, ध्यान से सुनना। मेरे दो बच्चे हैं, वो दोनों ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो मैं उनकी मंथली फीस देता हूँ 5,000 रुपए दोनों की मिलाकर। ध्यान से सुनना। अब मैंने सोचा यार मुझे खुद भी तो आता है, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। यस और नो? महंगाई बहुत बढ़ रही है, आज से मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाऊंगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? चलो जी, मैंने खुद पढ़ाना शुरू करा। अब मैंने क्या सोचा, अगर मैं इन्हें ट्यूशन भेजता तो 5,000 देने पड़ते ना। क्लियर? तो मैं अपने आप को भी 5,000 रुपए दूंगा। समझ में आ रहा है? इस जेब से निकाले 5,000, इस जेब में रख लिया। बताओ, क्या मेरी जेब से पैसा गया? कौन सी कॉस्ट है? नोशनल कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अज्यूम। बट एक्चुअल में ये जेब से हमारी नहीं गया। बोलो जी, बात क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो ये याद करना है वर्ड, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। एक ऐसी कॉस्ट जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, उसको हम क्या नाम देंगे गाइस? इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्लियर? और ये केवल और केवल डिसीजन मेकिंग में यूज होती है, एक्चुअल में ये नहीं यूज होती। क्या याद रहेगी बात? तो दैट इज नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है जी। देन वी हैव रेलेवेंट कॉस्ट। सबसे पहली दो लाइनें याद रखनी है। रेलेवेंट कॉस्ट इज अ फ्यूचर कॉस्ट ऑलवेज यूज इन डिसीजन मेकिंग। ऑलवेज यूज इन डिसीजन मेकिंग।
मैंने लिखा है रेलेवेंट कॉस्ट इज द फ्यूचर कॉस्ट ऑलवेज यूज इन डिसीजन मेकिंग। अब सुनिए भाई, रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम फ्यूचर में खर्च करेंगे। अभी ये हुई नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें ये करना पड़ेगा। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। इसलिए फ्यूचर कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलेवेंट कॉस्ट, और इसके बिना सही डिसीजन सही समय पर नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा कहां यूज होती है? डिसीजन मेकिंग में। आज आप कहो जी मैं सीएमए छोड़ रहा हूं, तो जो 6,000 रुपए तुम इंस्टीट्यूट में दे चुके हो वो हो गए सम कॉस्ट। आज आप छोड़ो या कंटिन्यू करो, वो 6,000 वापस नहीं आएंगे। अब आपने सोचा मैं पास होने के बाद इंटर में एडमिशन लेता हूं, तो इंटर की फीस है 24,000 रुपए। कितनी फीस है? 24,000। इंटर में 2 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। दोनों ग्रुप का मिलाकर हम लोग चार्ज करते हैं 60,000 रुपए ट्यूशन फी। तो 24 और 60 84। क्या बात क्लियर है? एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। तो अगर आज आप डिसीजन लो कि मैं सीएमए छोड़ दूं, तो बताओ 84,000 रुपीज बच जाएंगे नहीं? अरे बोलो, बच जाएंगे सर, क्योंकि इंटर करना ही नहीं है। तो वो पैसा खर्च कर दिया या होगा? भाई जब आओगे इंटर में तो पैसा खर्च होगा पक्का। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? रेलेवेंट कॉस्ट। बोलो क्लियर है? खर्च हो गई या फ्यूचर में होगी, और उसी के आधार पर आप डिसीजन लोगे कि हम फ्यूचर में इतना एफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बोलो जी, बात क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई? बस इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। खत्म कॉन्सेप्ट। कितना आसान है। तो रेलेवेंट कॉस्ट की 2 बातें याद रखनी है फिर से। ये कॉस्ट फ्यूचर में खर्च होगी, अभी हुई नहीं है, और इसके लिए आपको हमेशा डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? जितना तुम फाउंडेशन से फाइनल क्लियर करने तक खर्च करोगे ना, 2 सैलरी में आ जाएगा, सिर्फ 2 महीने में। बिलीव मी, मेरी बात समझ में आ रही है? फाउंडेशन से फाइनल तक आना जाना, किताबें, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस सब जोड़ लेना, हार्डली 2 सैलरी, 2 महीने की तनख्वाह एंड ऑल योर मनी रिकवर्ड। और फिर वो आती कब तक रहेगी? जीवन भर। एक बार सीएमए बन गए, कोई छीन थोड़ी लेगा। बोले डिग्री खो गई, फिर से निकलवा लो इंस्टीट्यूट से। बोलो यस और नो, फिर तो ठप्पा लग गया, तुम सीएमए हो पूरे जीवन भर, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे। मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए क्या करना है? पास करना है। एग्री? खूब मेहनत से पढ़ना, अभी पैसों की परवाह नहीं करना। अभी तो पिताजी बढ़िया काम कर ही रहा है, खूब पैसे कमा के दे रहा है। क्यों? तो सिर्फ पढ़ लो, 2 महीने में सारा पैसा वापस आ जाएगा। ये सच है। क्लियर? तो ये फ्यूचर कॉस्ट है जो तुम्हें डेफिनेटली क्या होगी? रिकवर होगी। जस्ट 2 सैलरी एंड इट्स ओवर। चलिए आगे बढ़े। देन आता है अवॉइडेबल कॉस्ट। क्या आता है? अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है जी। देखो ये वो कॉस्ट है जिसको आप खर्च होने से बचा सकते हो। क्लियर? आपने कहा जी मैं अपने घर से सेंटर आता हूं, गर्मी बहुत हो रही है, डेली एक मर्सिडीज किराए पे लूंगा और आऊंगा। आने जाने की मर्सिडीज किराए पे मिलती है, क्या दिक्कत है? ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए रोज के ले लेगा वो आपसे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पूरी मर्सिडीज में आओ, 4 लोग देखेंगे भी रेड लाइट पे, यार देखो मर्सिडीज में आ रहा है बंदा, और भी बहुत फायदे होंगे। अब आगे तुम समझदार हो। क्लियर? हाँ जी सर, एक तरीका ये है, बस में लटक के आ जाओ, 10 रुपए का टिकट है, दरियागंज से यहाँ तक 15 रुपए, 15 रुपए वापिस। एसी बस 30 रुपए। बोलो हाँ, फॉर वुमेन इट्स ऑल्सो फ्री। अब बताओ, मर्सिडीज में आना कंपलसरी है? अवॉइड कर सकते हो ना? बस खत्म हो गई बात। ऐसी कॉस्ट जिसको हम सिचुएशन के अनुसार क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें, उसको खर्च होने से बचा सकें, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट। अरे बोलो, बात क्लियर है? अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस
the cost can be prevented from being incurred. Such a cost is known as avoidable cost. Clear है? Second, unavoidable cost. ये उसका उल्टा है यार. It must be incurred. अब आप बोलो मैं दरियागंज में रहता हूँ, दरियागंज से यहाँ तक पैदल आ जाऊंगा सर, पैसे बचा लूंगा, ये भी बताओ संभव है? सर महीने का घर का खाने का खर्चा बहुत हो रहा है, खाना बंद कर देते हैं. संभव है? सर कैसे संभव है यार? यस और नो? हर महीने मोबाइल के 300-400 रुपए खर्च हो रहा है, क्या करो? मोबाइल ही छोड़ दो. आज तुम खाना छोड़ दोगे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ोगे. इसी तरह कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जिनको हमें खर्च करना ही पड़ता है. अब मैं एक शोरूम चला रहा हूं, मेरे पास अपनी जगह तो है नहीं, क्लियर और नॉट? तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे वो रेंट पर लेना ही पड़ेगा अगर मैं वो बिजनेस करना चाहता हूं. बोलो यस और नो? तो क्या मैं रेंट देने को अवॉइड कर सकता हूं? नहीं. हाँ तभी हो सकता है जब आप वो काम करना बंद कर दो, या काम ही नहीं करेंगे तो बाकी जीवन कैसे जिएंगे. इसलिए ऐसी कॉस्ट which must be incurred in all type of circumstances is known as what? Unavoidable cost. Clear है? ये वो कॉस्ट है जिसको हमें खर्च करना ही पड़ेगा. अब सीए में बन रहे हो तो सीए में इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो लेना पड़ेगा. हाँ कोचिंग क्लासेस आप अवॉइड कर सकते हो, भाई मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, ये अलग बात है, पास नहीं होंगे, सीधी सी बात है भाई, इतना एडवांस कोर्स है. क्लियर? अभी आपने किया क्वालिफिकेशन क्या आपकी 12 पास, अब क्या हो जाओगे? फाउंडेशन क्लियर. तो फाउंडेशन क्लियर करके इंटर सेल्फ कर लोगे? हो ही नहीं सकता, इतना एडवांस कॉन्सेप्ट है. उसके लिए somebody needs. सिर्फ बुक से अगर हर बच्चा पढ़ लेता तो why we need teachers? सिर्फ बुक छाप देते बस खत्म हो जाती बात. क्लियर? हाँ आप अवॉइड कर सकते हो कि भाई मैं सिर्फ फीस भर दूंगा इंस्टीट्यूट की 24,000, सेल्फ स्टडी करूंगा. करो, होगे नहीं पास, आई एम टेलिंग यू. क्लियर हो गई बात? याद करके देख लेना एक बार, 6 महीने इस नाम के भी सही ट्राई. अरे बोलो बात क्लियर है? तो अगर ऐसा होता तो भारत सरकार पागल थोड़ी है जो मेडिकल कॉलेजेस बना रखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं, क्योंकि एवरीवेयर यू नीड व्हाट? टीचर्स. क्लियर है? जो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे. क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? तो आप ये वाली फीस अवॉइड कर सकते हो लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होना. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच मस्ट बी इनकर्ड. चलो इसको भी साइड करें. अगर सीएमए बनना है तो सीएमए इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी. तो वो कॉस्ट कौन सी है? अनअवॉइडेबल. अभी फाउंडेशन की फीस भरी है आपने, फिर एग्जामिनेशन फीस भरी है, तभी तो वो आपको एग्जाम देने देंगे. फिर पास हो जाओगे तो इंटर में एडमिशन कब मिलेगा? जब इंटर की फीस भरोगे. इंटर क्लियर हो गया तो फाइनल में एडमिशन कब मिलेगा? तो ये कौन सी कॉस्ट है? अनअवॉइडेबल, विच यू कैन नॉट सेव. हाँ सेव तभी हो सकता है, स्टॉप डूइंग दैट, वो काम करना बंद कर दो, सारा सेव हो जाएगा. क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल क्लियर है? ग्रेट. देन वी हैव कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल कॉस्ट. क्लियर? और दूसरा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. हाँ जी, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. देखिए भाई, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है कि विच इज एबल टू कंट्रोल एट एनी मैनेजरियल लेवल, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. जैसे आपने कहा, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना. आपने कहा सर मटेरियल में ना जब हम उसको पील कर रहे हैं तो हमारा बहुत मटेरियल वेस्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? बहुत मटेरियल वेस्ट हो रहा है. क्लियर? तो अब उस वेस्टेज की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा है. अब जैसे मैं आपसे बोलूं, मान लो आपने एक मैंगो खाना है. आपने मैंगो दो तरह से खाते हैं, हमें होते हैं ना काट के चूस के. नहीं समझ में आया? आ गया तो अलग बात है. आपने कहा जी मैं तो मैंगो पील करूंगा, ठीक है, मैंने आपको नाइफ दे दिया, मैंने कहा काटो इसे. क्लियर? तो जब आप उसका छिलका हटाओगे, क्लियर, तो उसमें वेस्ट ज्यादा होगा. अब मैं आपको पीलर दे दूं, बताओ, तो वेस्ट कम होगा, बिल्कुल बहुत मिनिमम हो जाएगा. हो जाएगा या नहीं?
और जो वेस्ट कम होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और वेस्ट ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो कंपनी ने आपके हाथ से नाइफ ली और आपके हाथ में पीलर पकड़ा दिया, तो बताना हमने वेस्ट कॉस्ट को क्या करा, कंट्रोल कर लिया। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये कौन सी कॉस्ट है, कंट्रोलेबल कॉस्ट है, जो मैनेजरियल लेवल पर क्या की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। क्लियर? आप टॉप क्वालिटी का मटेरियल यूज ना करके थोड़ा उससे कम वाला कंट्रोल कर लो। भाई मर्सिडीज में ना आगे नॉर्मल कैब में आ जाओ, क्लियर और नॉट? तो जो मर्सिडीज का खर्चा था वो कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंट्रोलेबल। बात क्लियर है? दूसरी होती है अनकंट्रोलेबल, एक ऐसी कॉस्ट जिसको मैनेजरियल लेवल पर हमारे लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। रीजन क्या है? जब तक आप ऐड नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। भाई जो दिखता है वही बिकता है, एम आई राइट और रॉन्ग? आप बोलो सर थोड़ा लोकल एजेंसी से बनवा लेते, तो घटिया ऐड बनाएगी, उसे तो लोग देखेंगे ही नहीं। बोलो बात क्लियर है? ये कंपनी मूर्ख थोड़ी है जो एक ऐड के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। आज हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं वो मैच फीस से इतने अमीर थोड़ी बने, किससे बने, ऐड से इतने अमीर बने। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है? मैंने एग्जांपल पहले बता देता हूं, विराट कोहली जो एमआरएफ का बैट यूज करता है, क्लियर, बताओ कितना चार्ज होता है, कई करोड़ रुपए हर महीने के, यस और नो? उसके बैट पे जो स्टिकर लगता है एमआरएफ का, क्लियर, रोहित शर्मा C8 का यूज करता है, तो ये सब ऐड ही तो है। बोलो बात क्लियर? अगर आप ये ऐड ही नहीं करोगे तो भैया एमआरएफ खरीदेगा कौन, जब लोगों को पता ही नहीं होगा। तो ऐड जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं जो एडवर्टीजमेंट है ना, इट इज बेसिकली क्या है, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अगर आप इसको कंट्रोल करने की सोचोगे तो आपकी सेल अफेक्ट कर जाएगी। बोलो जी बात क्लियर है? और जब सेल अफेक्ट करेगी तो फिर प्रॉफिट कहां से होगा, क्या कमाओगे, क्या शेयर होल्डर में बांटोगे? तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी का पतन शुरू हो जाएगा। पतंग नहीं, पतन, समझते हैं ना? तो इसलिए ये नहीं समझते पतन, डाउनफॉल, दैट इज कॉल्ड हिंदी में पतन। क्लियर है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो अगर वो पूछे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, फौरन क्लिक करना चाहिए एडवर्टीजमेंट, जो मैनेजरियल लेवल पे कंट्रोल नहीं हो सकता। चलो जी, यहां तक बताओ समझ में आ गया? कोई टेंशन? हाँ या ना? बस अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लास में यार, ऐसे मत करो, थोड़ा सा और पढ़ लो। हाँ हाँ मुझे पता है। नाउ नाउ प्लीज कीप क्वाइट। चलिए, चलो एक मजेदार सा टॉपिक कर लेता हूँ, 5 मिनट में आपको आ जाएगा, मजा आ जाएगा इसमें। कीप क्वाइट। कॉस्ट यूनिट, अगली हेडिंग डालिए, कॉस्ट यूनिट। प्लीज कीप क्वाइट। इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ जी गाइस, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? It is a unit of measurement of cost। तो कॉस्ट यूनिट क्या है जी? अब सुनिए बहुत ध्यान से, ये वो है जिसमें हम कॉस्ट को नापते हैं। अगर आपने गलत कॉस्ट यूनिट यूज करी तो आप कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप एक शोरूम पे गए कपड़े खरीदने, आपको शर्ट बहुत पसंद आई, आपने कहा जी भैया सुनो 5 किलो शर्ट पैक कर दो। हाँ, उसका भी रिएक्शन यही होगा जो आपने दिया। अरे बोलो क्लियर है? ऊपर से नीचे तक देखा, बोले भैया अभी छूट गया हो कहीं से। अरे बोलो, शर्ट केजी में थोड़ी खरीदी जाती है। अरे यस और नो? मिठाई की दुकान पे गया, 10 लीटर बर्फी चाहिए,
10 लीटर बर्फी, भाई ये कैसे मिलती है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या गलती कर रहा हूं? चलिए, तो कॉस्ट यूनिट हम लोग कहां गलती कर रहे थे? हम लोग कॉस्ट यूनिट गलत यूज कर रहे थे। अरे बोलो, बात क्लियर है? अगर आप सही जगह सही कॉस्ट यूनिट नहीं यूज करोगे तो आप ना कभी कोई प्रोडक्ट खरीद पाओगे, ना वो आपको सही प्रोडक्ट बेच पाएगा। इसलिए हमारी कॉस्टिंग का पहला नियम ये होता है कि जो वो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उसकी सही कॉस्ट यूनिट डिसाइड करना भी हमारा काम है, वरना उसके बिना मार्केट में उसका सेल परचेज यूज नहीं हो सकता। बस इसी को बोलते हैं क्या? कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उसमें क्या कॉस्ट यूनिट यूज होती है, क्या उसमें कॉस्ट यूनिट यूज होती है, बस वो आपको समझना पड़ेगा। बोलो जी, बात क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले पावर, ये नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। व्हाट इज पावर? बिजली। अरे बिजली को ही पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से नापी जाती है? इसकी कॉस्ट यूनिट होती है kWh, किलोवाट आवर। क्या होती है? ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म। वो आपको इंडस्ट्री या प्रोडक्ट देगा और बोलेगा व्हाट वुड बी द करेक्ट कॉस्ट यूनिट, नीचे 4 ऑप्शन होंगी। क्लियर है? तो पावर इज ऑलवेज मेजर इन किलोवाट आवर। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, सीमेंट। सीमेंट, हाँ सही बोला उसने, केजी या फिर टन या फिर मैट्रिक टन। देखो केजी में तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सीमेंट केजी में खरीदते हैं। मैं तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, अंबुजा सीमेंट। इस सीमेंट में जान है, सुना है ना ये ऐड? क्लियर? तो जब एक कंपनी सीमेंट बनाती है ना, तो वो टन्स में बनाती है। 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी। 1 टन 1000 केजी। 1 मैट्रिक टन 10,000 केजी। क्लियर है? ये याद रखना है, 1 मैट्रिक टन 10,000 केजी। 1 क्विंटल 100 केजी। 1 मन 40 केजी। 1 तोला, तोला 50 तोला, याद है ना वो 10 ग्राम, जो 1 लाख रुपए का चल रहा है, 1 सवा लाख। 1 माशा, पाशा नहीं माशा, 1 ग्राम। वो गाना नहीं सुना तुमने गोविंदा का फेमस, पल में तोला पल में माशा कितने रंग बदलती है? जिसको भी देखे घायल कर दे, अखियों से गोली मारे। सुना है वाला? तो पता बिना समझे गाने सुन लेते हो। गाने नहीं होगा, सारे पंजाबी हो गए, सिर्फ म्यूजिक पे चलते हैं। तो 1 माशा मतलब 1 ग्राम। ये मेजरमेंट यूनिट्स है यार, हर बच्चे को आनी चाहिए। अब मैं वो नहीं पूछूंगा बचपन वाली, 1 मिलीलीटर, 1 माइल, अब वो सब तुम भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं। तो क्लियर हो गई बात? तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी किस में नापती है? टन्स में, मैट्रिक। ये तो हम लोग हैं जो एक बोरी के हिसाब से खरीदते हैं कि 1 बोरी में 10 किलो सीमेंट होती है। अरे बोलो, याद रहेगी ये बात? ठीक है जी। ऑटोमोबाइल, कार, स्कूटर, नंबर ऑफ व्हीकल्स। यार इसकी यूनिट क्या है? नंबर ऑफ। अब तुम यही तो बोलोगे भाई 1 स्कूटी चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए। ये थोड़ी होगा 50 किलो स्कूटी पैक कर दो, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो ऑटोमोबाइल किस में खरीदा जाता है? नंबर ऑफ व्हीकल। ऑडिट फर्म, आप फ्यूचर में कॉस्ट ऑडिट करोगे, हर कंपनी के कॉस्टिंग के डाटा चेक करोगे। ठीक है जी। तो इसका यूज होता है ऑडिट फाइल या फिर चार्जेबल आर। जितनी भी प्रोफेशनल सर्विसेज होती है ना, वो किसके हिसाब से होती है? आर के हिसाब से। भाई मुझे कितनी फाइल ऑडिट करनी है, उसके हिसाब से उसके पैसे होंगे। या मुझे इस पूरी फाइल, पूरे फर्म के कॉस्ट ऑडिट करने में कितने घंटे लग जाएंगे, उसके हिसाब से
पेमेंट होती है। याद रहेगी ये बात। होटल, होटल, होटल वो जहां पर आप स्टे करते हैं। क्या करते हैं? स्टे। तो इसका चार्ज होता है रूम डेज। क्या होता है भाई? जब आप होटल में जाते हो पर रूम और पर डे के हिसाब से तो चार्ज होता है। तो उसकी कॉस्ट यूनिट क्या है? रूम डेज। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पेशेंट डेज। आपका पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रुका उसके हिसाब से कॉस्ट निकाली जाती है। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? गुड्स ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ट्रांसपोर्ट दो होती हैं, एक गुड्स और एक पैसेंजर। गुड्स में क्या आता है? जो सामान लेके जाते हैं, ट्रक, टेम्पू, लॉरीज, विक्रम, छोटा हाथी हम इसमें हिंदी भाषा में बोलते हैं। देखा है ना, जो ग्रीन ग्रीन की गाड़ी घूमती है रोड पे। क्लियर और नॉट? तो बताओ ये कैसे चार्ज करते हैं? आपको ट्रक से माल पहुंचाना है कहीं पर, कैसे? किलोमीटर आधा सही है, हाँ बिल्कुल सही बोला इसने, टन किलोमीटर। भाई कितने टन माल कितने किलोमीटर दूर जाएगा, इसके आधार पर वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। याद रहेगी ये बात। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट को कैसे नापते हैं हम? टन किलोमीटर। ये सब पेपर में पक्का आएगा, इसको भूलना नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट किसके हिसाब से? पैसेंजर किलोमीटर के। एक पैसेंजर को हमें कितने किलोमीटर दूर पहुंचाना है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रिक्स। ना ना ना, पर 1000 ब्रिक्स। जो ब्रिक्स की कॉस्ट निकाली जाती है ना, वो पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से होती है। क्लियर है बात? क्योंकि हमने एक मेजरमेंट यूनिट बना दी है। क्या बना दी है? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट। क्योंकि कोई भी जो बड़ी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ये पता करते हैं, अब पर ईट तो वो निकाल नहीं पाते कॉस्ट, तो इसलिए निकालते हैं 1000 ईट पे कितनी कॉस्ट चाहिए होगी। बात क्लियर है? ये तो रिटेलर है, कौन? जो पर ईट बेच देते हैं, भाई एक ईट 5 रुपए की होगी। मैन्युफैक्चरर कभी भी पर ईट पे कॉस्ट नहीं निकालता। आपको ये भी सीखना पड़ेगा, आप कॉस्ट किसके लिए निकाल रहा हो, रिटेलर के लिए, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के लिए। बात क्लियर? और यहाँ हम किसकी बात कर रहा है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। तो वो किसके हिसाब से चार्ज करते हैं? पर 1000 ब्रिक्स। अब बताओ किसी को घर बनाना है, एक ईंट में हो जाएगा? भाई लाखों ईंटें लगती है, यस और नो? तो पर 1000 ब्रिक के हिसाब से क्या होता है? पैसे चार्ज होते हैं। क्लियर हो गई बात? और आपने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि यही हमने यूनिट बना दी। क्यों का जवाब थोड़ी है हमारे पास। अब आप मुझसे पूछो सर चावल किलो में क्यों मिलते हैं, लीटर में क्यों नहीं मिलते हैं, तो इसका जवाब मैं थोड़ी दे पाऊंगा। ये तो हमने क्या बना दी? एक कॉन्वेंशन बना दी जो अब लगातार चली आ रही है। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके, 2-4 और लिखवा देता हूं बस। कॉलेज या स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट पर एनम। इसको याद करने की ट्रिक है भाई। कॉलेज या स्कूल में कितना खर्चा होता है ये कैसे निकाला जाता है? एक स्टूडेंट पर एक साल में। तो तुम इसे क्या पढ़ लेना? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। याद करने की ट्रिक है। केबल, केबल तार, किलोमीटर या फिर मीटर। अरे बोलो ना यार। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सुना है? पूरा गुड़गांव इसी से डेवलप्ड हुआ है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस। अमेरिकन कंपनी हमसे अकाउंट बनवाती है इंडिया में अपनी कंपनी के, तो ये बोला जाता है अकाउंट हैंडल्ड। क्या? अकाउंट
हैंडल्ड, कि हमने कितने अकाउंट हैंडल्ड करे। अरे बोलो क्लियर है? चलो भाई इतना याद रखना है यार, आज के लिए इतना। 2 more classes and it will be over। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बस ये याद करना आपको सारा। चलो